नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, मतलब कि गुण। एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? गुण या गुणात्मक विशेषताएं क्या है हमारी अकाउंटिंग की। तो देखिए, अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो के ऊपर उन्हीं इंफॉर्मेशन को देख के क्या है कि वो जो सारी पार्टीज है वो पार्टीज डिसीजन मेकिंग करती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे अकाउंट जो हैं वो क्या करे, ट्रू और फेयर पोजीशन हमारी बिजनेस के बारे में प्रेजेंट करे। तो इसके लिए हमारे अकाउंट में कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स या हम बात करें कि एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हमारे अकाउंटिंग में होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो है कि हमारे अकाउंट क्या है, रिलायबल होने चाहिए। मतलब कि जो पार्टी हमारे इंफॉर्मेशन को देख रही है, इसके बेस पर इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन मेकिंग करेगी। तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो इंफॉर्मेशन क्या हो, रिलायबल हो। तो इसलिए हमारे अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी का गुण होना चाहिए। रिलायबिलिटी से क्या होगा कि वो पार्टी को जहां भी कोई डाउट लग रहा है तो वो उस चीज को वेरीफाई कर पाए। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी एसेट्स बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एसेट्स परचेज किया था कोई भी 2 लाख रुपीज का। तो, तो अब जो इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी है अगर इस चीज को वेरीफाई करना चाह रही है कि हाँ कि वास्तव में हमने इस एसेट्स को 2 लाख में परचेज किया था, तो हम इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे कि वास्तव में हमने इस एसेट्स को 2 लाख का परचेज किया है? तो हमारे पास उस एसेट्स की जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी बिलिंग वगैरह हुई है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है, अवेलेबल होने चाहिए। तभी लोग क्या करेंगे, हमारे अकाउंट के ऊपर रिलाई करेंगे। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी इंप्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल, मतलब फैक्चुअल होनी चाहिए, और वेरीफाइएबल, मतलब कि जहां भी जरूरत पड़े हम उस चीज को वेरीफाई कर पाए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू हैव वेरीफाइबिलिटी। कह रहा है वेरीफाइबल कब मानेंगे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? कह रहा इफ सच इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज केस मेमोज, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कोरेस्पोंडेंस एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डीड और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी चीज हमने अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड की हुई है, सब चीजों के हमारे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होने चाहिए। Verifiability ensure the truthfulness of the recorded transaction, which can be independently checked by anyone interested to ascertain true position। मतलब वेरीफाइबिलिटी अगर हमारे अकाउंट में है, मतलब कि हमारे पास अगर ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या करेगा कि हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हुई है वो क्या है, ट्रूथफुल है, सही है। और उस इंफॉर्मेशन को कोई भी पर्सन ट्रू पोजीशन चेक करना चाह रहा है तो चेक कर सकता है। बट इफ द सोर्स डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल, मतलब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है उन चीजों के, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट विल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। तो हमने जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की हुई है उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो कोई भी पार्टी हमारे अकाउंट के ऊपर रिलाई नहीं कर पाएगी। तो ये कह रहा है सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मोस्ट रिलायबल वाइल अदर आर नॉट। जैसे कि कह रहा है बहुत कुछ अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है वो तो बहुत ज्यादा रिलायबल है और कुछ इतने ज्यादा रिलायबल नहीं होते। जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट्स एक्चुअल कॉस्ट इज मोस्ट रिलायबल सिंस द सेम कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड फ्रॉम प्रॉपर्टी डीड। कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स को हम कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, वो कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज करते हैं, वो इसी वजह से तो यूज करते हैं क्योंकि जब हमने उस एसेट्स को परचेज किया था तो उसकी हमें प्रॉपर्टी डीड मिली होगी, तो उसके साथ उसको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर हम उसकी ईयर बाय ईयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करें तो मार्केट वैल्यू को वेरीफाई करने का हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा ही अवेलेबल होगा। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर सम अदर ट्रांजेक्शन बिकॉज अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन के लिए ये कह रहा है कि हमारे पास वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट भी नहीं अवेलेबल होंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे क्योंकि ये तो एस्टिमेट पर बेस्ड होती है। लास्ट टॉपिक में हमने बात भी की थी कि जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उस चीज की, उस एसेट्स की लाइफ को एस्टिमेट करना होता है कि ये एसेट्स कितने साल चलेगी। तो ये तो एक पर्सनल जजमेंट है। एक ही एसेट्स को, मान लो एक मशीनरी पड़ी है,
उस मशीन को अगर हम इंडिपेंडेंट पर्सन से पूछें उसकी लाइफ, तो अलग अलग पर्सन उसकी लाइफ अलग अलग एस्टिमेट करके देंगे। तो इस चीज को तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो जिन चीजों को वेरीफाई किया जा सकता है उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं या डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन हम बनाते हैं, तो वहां तो पर्सनल जजमेंट लगते हैं। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर रिलायबिलिटी इन सच ट्रांजैक्शन द पर्सनल जजमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बेस्ड। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे अकाउंट रिलायबल कब होंगे, जहां पर्सनल जजमेंट लगाने पड़ रहे हैं, वो भी अनबेस्ड हो, मत अनबास्ड हो, मतलब कि कोई भेदभाव पूर्ण ना हो, कि हम ऐसा ना करें कि हमें अपने बिजनेस की फेवरेबल पोजीशन दिखानी है तो हम इन चीजों को फेवर में सेटल कर लें। तो मतलब वो क्या होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए जो पोजीशन है। उसके बाद में मतलब पहली बात हमने की कि हमारे अकाउंट क्या होना चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, कि इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी उनके ऊपर क्या कर सके, रिलाई कर सके। उसके बाद में है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट है वो जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए। किसके रेलिवेंट, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के। हमें अकाउंटिंग के अंदर अननेसेसरी और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, कौन सी इरेलीवेंट है। तो देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन जिसका मतलब कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी के डिसीजन पर इफेक्ट डाल सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली किसी भी पार्टी के डिसीजन पर इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर मतलब अगर हम उनको अकाउंट में डिस्क्लोज भी कर दें तो भी उनके डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि डिस्क्लोज ना करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, उनको हमें अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने गुड्स परचेज किया और स्टॉक में हमारा जो जहाँ स्टॉक मेंटेन करते हैं हम, वहाँ 100 रुपीज का स्टॉक है वो आगे पीछे हो गया, मतलब मिसिंग हो गया। तो अगर ये चीज हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें तो किसी भी पार्टी को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बैंक से लोन लेने के लिए गए और बैंक को ये पता चला कि 100 रुपए का स्टॉक है वो गायब हो गया बिजनेस में से, तो बैंक हमें लोन देने से मना कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है, इरेलीवेंट है, इनको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि हमने पिछले मान लो कि 2 ईयर से जो बैंक से पास्ट में लोन लिया हुआ था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, उसके प्रिंसिपल अमाउंट की जो इंस्टॉलमेंट बनती थी वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, और बैंक को अगर ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हम बैंक से लोन लेने गए दोबारा और बैंक को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा बैंक पर। बैंक डिसाइड करेगा, सोचेगा कि इस बिजनेस को आगे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बैंक बैंक के क्या है डिसीजन को इफेक्ट डाल रही है, तो ये रेलिवेंट है। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती हैं वो सारी रेलिवेंट होती है, और जो किसी भी पार्टी के डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती वो इरेलीवेंट है। तो इरेलीवेंट जो इंफॉर्मेशन है उनको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि टू बी रेलिवेंट, कि रेलिवेंट होने के लिए इंफॉर्मेशन मस्ट बी केपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन, दैट इज इट मस्ट हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और अदर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजन। मतलब उसको हम उस इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट बोलेंगे जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली जो पार्टी है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है या दूसरे यूजर है, उनके डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकती है। जैसे कह रहा है फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन प्रीवियस ईयर इज रेलिवेंट। कह रहा है कि पिछले साल कंपनी ने जो शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर किया था किस रेट से किया था, तो वो रेलिवेंट है क्योंकि ये इन्वेस्टर के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डालेगी। जो इन्वेस्टर है वो इस बात को एस्टिमेट करेंगे कि कंपनी पास्ट में इतना डिविडेंड दे रही है तो फ्यूचर में भी इस रेट से मेंटेन कर सकती है या इसको इंक्रीज कर सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रख के वो हमारी कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली व्हाइल रिपोर्टिंग डेटर इन बैलेंस शीट, जैसे हम बैलेंस शीट में डेटर रिकॉर्ड करते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेटर विच इज रेलिवेंट। तो हमें क्या दिखाना चाहिए कि टोटल कितने रुपए के डेटर्स है हमारे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डेटर कितने हैं,
डेटर कौन होते हैं? जिन लोगों को हमने उधार पर सामान बेच रखा है, गुड्स सेल कर रखी है। तो अब कितने रुपए की मतलब की क्रेडिट सेल की हुई है हमने, ये चीज मैटर करेगी। बैलेंस शीट में हम डेटर की टोटल वैल्यू दिखाएंगे, हम ये नहीं दिखाएंगे कि हमने 100 लोगों को उधार पर गुड्स बेच रखी है, तो ये चीज इरेलीवेंट है। तो कह रहा है एन अकाउंटेंट इज यूजुअली फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम मास ऑफ डेटा। कह रहा है कि अब अकाउंटेंट के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज्यादा डेटा है, उसमें से कौन सा मतलब कि डेटा है वो रेलिवेंट है, कौन सा इरेलीवेंट है। क्योंकि जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज है, हमने डिस्कस की थी, और हर पार्टी का इंटरेस्ट क्या है, अलग है। हर पार्टी को अलग इंफॉर्मेशन चाहिए अपने यूज के हिसाब से। तो वहां अकाउंटेंट को ये चूज करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि किस इंफॉर्मेशन को हम रेलिवेंट मानने अकाउंट में रिकॉर्ड करें, किसको नहीं। तो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बैंकर, बैंक को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए विल नॉट नेसेसरी बी सेम एज रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सेम नहीं हो सकती, इन्वेस्टर को अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैंकर को अलग चाहिए। तो कह रहा है हेंस द अकाउंटेंट विल हैव टू स्टडी द नीड ऑफ वेरियस यूजर। तो अकाउंटेंट को अलग अलग यूजर की सबकी जरूरतों को देखना चाहिए, एंड फाइंड आउट विच इन्फॉर्मेशन इज कॉमन, और ये देखना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सबके लिए जरूरी है, सबके लिए रेलिवेंट है। और इन एडिशन ए डिफिकल्टी अराइज इन डिसाइडिंग एज टू हुज नीड शुड बी गिवन प्रायोरिटी। और ये भी एक डिफिकल्टी आती है अकाउंटेंट के सामने कि किसकी नीड को हम प्रायोरिटी दे, किसकी नीड को हम प्राथमिकता दे। जैसे एग्जांपल के लिए certain information regarding the profitability may be relevant to creditor, but its disclosure may be harmful to the interest of shareholder as it may give vital clue to competitor। अब जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, हमें ये दिखाना है कि हमारे बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्रेडिटर के लिए तो क्या है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। क्रेडिटर इस बात से श्योर हो जाएगा कि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो पेमेंट है वो क्या है, टाइमली हो जाएगी, कहीं डिले नहीं होगा। लेकिन शेयर होल्डर कौन होते हैं? बिजनेस के ओनर होते हैं। तो ओनर के लिए ये क्या है, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कंपटीटर को क्या कहे, क्ल्यू दे देगा। कंपटीटर को पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो नए नए कंपटीटर क्या कर जाएंगे, मार्केट में एंटर कर जाएंगे। तो इसलिए अकाउंटेंट को ये ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वहां हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शो करें, जो क्या हो, ट्रू हो, जस्टिस हो और फेयर, मतलब कि फेयर हो। फेयरनेस के साथ हमें ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सिंपल और लॉजिकल मैनर में हमें प्रेजेंट करनी है, जिससे कि वो लोग भी मतलब कि हमारे जो अकाउंट है उनसे इंफॉर्मेशन निकाल पाए जिनको अकाउंटिंग की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे कह रहा है कि a person who does not have knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty। तो मतलब जिनको अकाउंटिंग जो टर्म्स है उनकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी उनसे क्या करे, उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ पाए, देख पाए। इस वे में हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। और वो कैसे करेंगे? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी लेकर आने के लिए हमारे अकाउंट में हम क्या करें, हर चीज को एक्सप्लेनेटरी नोट प्रिपेयर करें, मतलब एक्सप्लेन करें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन हमने दिखाई है। जैसे कह रहा जनरल टॉपिक विच शुड बी इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनेटरी नोट। और एक्सप्लेनेशन जब हम करें, एक्सप्लेनेटरी नोट जो तैयार करें, उनमें क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का कौन सा, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो उनमें से हमने कौन सा मेथड चूज किया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमने किया, तो वो वहां कौन सा मेथड चूज किया। या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, हमारे बिजनेस की जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो अभी एक्चुअल में लाइबिलिटी है नहीं, लेकिन फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है, फ्यूचर में हो सकता है वो हमारी लाइबिलिटी बन भी जाए और या फिर ना भी बने, तो उस चीज को भी हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। रिजर्व जो बनाए उनका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। कमेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और लॉस, अगर हमारे बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन अर्न किया है या कोई लॉस हुआ है तो उसकी हमें क्या करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद हमारे बिजनेस में कोई इवेंट हुए हैं तो उनका डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो अगर दीज एक्सप्लेनेटरी नोट मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो अब जब हम इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन देंगे
तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा यूजफुल हो जाएगी और वो लोग भी हमारे अकाउंट को समझ पाएंगे, अपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उनसे निकाल पाएंगे जिनको अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है कंपेरेबिलिटी। अब मतलब कि हमारे अकाउंटिंग जो है वो क्या है, कंपेरेबल होने चाहिए, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग पार्टी है जो यूज कर रही है वो कंक्लूजन निकाल पाए कि बिजनेस है जो पास्ट के कंपैरिजन में ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन में जा रहा है। तो ये कह रहा है कंपेरेबिलिटी इज ए वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट should contain the figure of previous year along with the figure of current year so that current performance can be compared with past performance। कह रहा है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें ना तो हमें क्या करना चाहिए, करंट ईयर के अमाउंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स भी रिकॉर्ड करने चाहिए, जिससे क्या है कि हम कंपेयर कर पाएंगे प्रीवियस ईयर में इस का वैल्यू कितना था और करंट ईयर में कितना हुआ है। सिमिलरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न मे बी कंपेयर्ड विद अदर कंसर्न ऑफ सिमिलर टाइप। और कह रहा है हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे तैयार करने चाहिए जिससे कि हम क्या करें, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरिजन कर पाए दूसरे सिमिलर टाइप के बिजनेस के साथ। मतलब हम अपने बिजनेस की हमारे कंपटीटर दूसरे बिजनेस के साथ क्या कर पाए, कंपैरिजन कर पाए, जिससे क्या होगा, कंपैरिजन करने से हमारे बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट का पता चलेगा। तो हम फ्यूचर में डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो अगर कंपेरेबिलिटी इज पॉसिबल व्हेन डिफरेंट फर्म इन द सेम इंडस्ट्री अडॉप्ट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन कह रहा है कि कंपेयर तो तभी कर पाएंगे ना जब सबके जो अकाउंट है वो क्या हो, एक जैसे हो। जो मेथड अकाउंटिंग में फॉलो कर रहे हैं, जिस वे से अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारा कंपटीटर फर्म है वो भी उसी वे से कर रही है, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडस्ट्री अडॉप्ट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल इफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज सिलेक्टेड, जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड है तो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या किया, चूज किया, तो इट शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार हमने ये मेथड चूज कर लिया तो इस मेथड को ईयर टू ईयर चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले साल हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर दिया, नेक्स्ट ईयर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर ले, तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड आल्सो बी कंसिस्टेंटली द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो मेथड हमने चूज कर लिया, ईयर टू ईयर हमें वही फॉलो करना चाहिए। However, the consistency principle does not mean that particular method once adopted should never be changed। लेकिन एक हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आपने एक बार चूज कर लिया तो आप हर बार वही मेथड यूज करोगे, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है, हमें लग रहा है कि नए मेथड से हम बेटर तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो तो फिर चेंज करना चाहिए, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ा है उसको हमें क्लियरली मेंशन भी कर देना चाहिए। तो कह रहा है व्हेन चेंज इन मेथड इज डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ बेटर प्रिपेयरिंग एंड reporting the accounting information, it should be changed. In such a case, the nature and effect of change and justification for change must be stated clearly by way of footnote। मतलब कह रहा है कि चेंज तो कर लो, लेकिन उस चेंज करने का इफेक्ट क्या आएगा और क्यों चेंज किया है उसको जस्टिफाई करना, वो हमें अपने अकाउंट में क्या करना चाहिए, फुट नोट मतलब अकाउंट्स के नीचे मेंशन कर देना चाहिए, ताकि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करने वाले लोग हैं वो उन चेंजेस का को लेके अवेयर हो जाए। और जैसे मान लीजिए हो सकता है कि नया मेथड चेंज करने से हमारे बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ के दिखे, एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ, अगर हम सेम मेथड फॉलो करते तो प्रॉफिट वही आना था, लेकिन क्या हुआ, मेथड चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि प्रॉफिट बढ़ के आ गया, ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है अकाउंट। तो हमें उस चीज को अकाउंट में मेंशन कर देना चाहिए कि हमने जो मेथड चेंज किया है वो इस वजह से चेंज किया और उसका इफेक्ट ये पड़ा, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाली पार्टी है वो उस चीज को लेके अवेयर हो जाए कि हाँ इतना इफेक्ट तो मेथड चेंज करने की वजह से आया, बिजनेस में कोई चेंज नहीं आया है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है फेथफुल प्रेजेंटेशन। तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करे, ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करे, किसका, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो के बारे में। तो कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
पोर्ट्रेइंग ट्रू फेयर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज। तो कह रहा है हमें क्या करना चाहिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, जिससे कि ट्रू और फेयर व्यू हमारे अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में निकल के आए। इन एडिशन टू अबो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड आल्सो हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइमलाइन, नेचुरलिटी और कंप्लीटनेस, मतलब कि टाइमली हमें प्रेजेंट करना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के वो प्रेजेंट होनी चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये भी हमारे अकाउंटिंग के अंदर फीचर होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो एक बार इनको ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल कब होगी, जो चीजें हमने रिकॉर्ड की हुई है वो सब क्या हमारे पास क्या हो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जिनका अवेलेबल हो सकता है। रेलिवेंट होनी चाहिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करनी। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है कि हर चीज को एक्सप्लेन करना है, करके रिकॉर्ड करना है, इजी वे में प्रेजेंट करना है, ताकि वो लोग भी उनको देख पाए, मतलब कि जिनको अकाउंटिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कंपेरेबिलिटी, हमारे अकाउंट ऐसे होने चाहिए कि हम अपने बिजनेस की पास्ट ईयर के अकाउंट की करंट ईयर के अकाउंट के साथ कंपैरिजन कर पाएँ, ताकि पता लगे कि ग्रोथ कर रहे हैं या डिक्लाइन में जा रहा है बिजनेस, या फिर हमारी इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म है, जो हमारी कंपटीटर फर्म है, उसके साथ भी हम कंपेयर कर पाएँ, ताकि देख पाएँ कि हमारे बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, और फेथफुली प्रेजेंट करना है। इसके लिए मतलब कि ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करें, और इसके साथ साथ टाइम लाइननेस, नेचुरल न्यूट्रलिटी और कंप्लीटनेस भी हमारे अकाउंटिंग में होनी चाहिए। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है कि रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का रोल क्या है, तो कह रहा है रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट तो एंड इंक्रीजिंग सोशल डिमांड, मतलब जैसे जैसे बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सोशल डिमांड बढ़ रही है, तो अकाउंटिंग का रोल भी बढ़ रहा है। ओवर द सेंचुरीज द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिमेन कन्फाइंड टू रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। पास्ट टाइम में तो अकाउंटिंग का रोल सिर्फ क्या था, रिकॉर्ड कीपिंग करना था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। लेकिन आज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, लेकिन जैसे जैसे अभी मौके क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट तेजी से चेंज हो रहा है, तो अकाउंटिंग का रोल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या क्या रोल है अकाउंटिंग का, रोल ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इंटरेस्टेड पार्टी तक क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मतलब कि ये क्या करती है, पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखती है, मतलब टाइम वाइज डेट वाइज रिकॉर्ड भी रखती है, स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने में रोल प्ले करती है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में रोल प्ले करती है अकाउंटिंग। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये मतलब बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरेस्टेड पार्टीज तक पहुंचाती है। और रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो अकाउंटिंग है वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी काम अपनी रोल प्ले करती है। तो ये तो चैप्टर था अपना फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का +1 का। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर की जो MCQ है, ट्रू फॉल्स है, जो भी छोटे क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप इन वीडियोस को देखिए, और जब हम नेक्स्ट टॉपिक में MCQ वगैरह डिस्कस करेंगे तो आप साथ साथ उनके आंसर करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक कितना आपको समझ में आया है। थैंक यू।